नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिगुल बज चुका है। दुनिया की सर्वाधिक आबादी और सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत देश की सरकार युवाओं की मुट्ठी में होगी। अगर जो आबादी है युवाओं का साथ जिसके साथ होगा उसी की सरकार बनेगी। यही वजह है कि राजनीतिक दलों का फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ ही 20 से 29 साल के युवा मतदाताओं पर ज्यादा फोकस है और इस बार के चुनाव में युवाओं से जुड़े मुद्दे ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। देश में कुल मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो करीब 97 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, जिसमें 20 से 29 साल के मतदाता की हिस्सेदारी 22% से ज्यादा है। देखा जाए तो लोकसभा की हर सीट पर करीब 5 लाख युवा मतदाता हैं जो सत्ता की गारंटी बनेंगे और कहा जा सकता है कि 2024 के सियासी रण में युवा मतदाता किसी भी दल के लिए सत्ता की चाबी बनने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि युवा मतदाता क्या बीजेपी को सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाएंगे या फिर सत्ता में कांग्रेस की वापसी कराएंगे। हम जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। लोकतंत्र में जनता के पास सबसे बड़ी ताकत वोट की होती है और चुनाव में हर उम्र के मतदाताओं का एक एक वोट कीमती होता है। ऐसे में 2024 के चुनाव में सबकी नजर नौजवानों और युवा मतदाताओं पर है। इस वोट बैंक को लुभाने और युवा मतदाताओं को अपने पाले में करने का जतन राजनीतिक दल कर रहे हैं। देश में यदि कुल वोटर्स की बात करें तो 97 करोड़ मतदाता इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले हैं। इनमें से करीब 20 करोड़ मतदाता 20 से 29 साल के और करीब 2 करोड़ मतदाता 18 से 19 साल के हैं। इनमें करीब 50 लाख मतदाता वो हैं जो पहली बार वोट करेंगे और ये वोट लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत या हार में अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं। युवा मतदाताओं और खासकर पहली बार के वोटर को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी कई अभियान चला रही है, जिसके लिए यूथ से बूथ जीतने की रणनीति बनाई गई है ताकि 2024 की चुनावी जंग जीतकर सत्ता की हैट्रिक लगाई जा सके। दरअसल पीएम मोदी को यकीन है कि अगले 5 साल वो ही प्रधानमंत्री रहेंगे और ये तभी संभव होगा जब बीते 2 बार की तरह युवा मतदाता इस बार भी मोदी के नाम पर वोट करें। इसके लिए बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवा मतदाताओं तक पहुंच बना रही है। नौजवानों के बीच पहुंचकर पहला वोट मोदी को देने की अपील की जाएगी। अब बीजेपी पहले इन्हीं फर्स्ट टाइम वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए पहला वोट मोदी को नाम से एक अभियान भी चलाया गया है। ग्राफिक्स के जरिए डालते हैं एक नजर। भाजपा का युवा मतदाताओं पर ज्यादा फोकस। पहला वोट मोदी को, भाजपा का अभियान। मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ स्तर पर अभियान। कॉल सेंटर के माध्यम से मतदाता संपर्क अभियान। युवा वोटरों से संपर्क करने में जुटी है भाजपा। 2024 में 37 करोड़ वोट हासिल करने का टारगेट। बूथ पर यूथ कराएंगे 370 का टारगेट हासिल। सोशल मीडिया के युवा इन्फ्लुएंसर खिलाड़ी। गायकों और युवा कलाकारों तक पहुंचना लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जो 370 सीटें जीतने का टारगेट दिया है, उसी के आधार पर पार्टी कार्यकर्ताओं को भी इस मिशन को पूरा करने के अभियान में भी लगा दिया है। तो वहीं पीएम मोदी ने युवा वोटर्स से कहा भी है कि आपको अगले 25 साल में अपना और देश का भविष्य तय करना है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22 करोड़ 90,76,879 वोट मिले थे और इस बार पीएम मोदी ने इससे करीब 14 करोड़ ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब ये है कि पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के पक्ष में 37 करोड़ वोट जुटाने को कहा है। युवा भारत क्या करोगे? युवा भारत पक्का? इनको गांव में सफाई वफाई का काम करवाओगे तो गांव वाले कहेंगे बड़ा नेता बन के आ गया है। खेलकूद की स्पर्धाएं वगैरह करवाएंगे, सफाई का काम करवाएंगे। जो बच्चे स्कूल छोड़ के गए हैं उनको ढूंढ के वापस ले जाएंगे, स्कूल लाने का काम सर करेंगे आपके द्वारा सर। चलिए बढ़िया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार कुल डाले गए मतों में 37.7% वोट मिले थे। पार्टी पहले ही इस वोट शेयर को 50% तक ले जाने की तैयारी में जुटी हुई है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बीजेपी मूल रूप से युवा मतदाताओं पर फोकस कर रही है। मेरे युवा साथियों, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों, संतों से लेकर
सामान्य मानवी तक सभी ने हमेशा युवा शक्ति को सर्वोपरि रखा है। श्री अरविंद तो कहते थे कि अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। बीजेपी लोकसभा सीटों के हिसाब से कॉल सेंटर के माध्यम से ऐसे मतदाताओं के संपर्क में है और मार्च के आखिर तक इनकी संख्या 1 करोड़ को पार कर जाने की संभावना है। तो वहीं पीएम मोदी की इस चुनौती से निपटने के लिए युवा वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने भी चुनाव से पहले सबसे बड़ी गारंटी युवा न्याय के नाम पर 5 गारंटियां दी हैं। लेकिन आज का युवा कांग्रेस की गारंटियों पर आखिर कितना भरोसा करेगा? कांग्रेस की इन गारंटियों में युवाओं के लिए भर्ती भरोसा यानी 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, पहली नौकरी पक्की मतलब 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप, पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक रोकने के लिए नई नीति बनाना, युवा रोशनी जिसमें 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड की योजना, गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, अस्थायी नौकरियों में काम को बेहतर करना शामिल है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं और यह अधिकार हर ग्रेजुएट, हर डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। अधिकार क्या है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा के एकदम बाद 1 साल के लिए हर ग्रेजुएट को प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिस में 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा। अब बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे और वादे हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में युवाओं की भूमिका बेहद अहम होती है। ये लोकसभा चुनाव में अपने मतदान से राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का भविष्य तय कर सकते हैं। अब 24 की चुनावी जंग के लिए पीएम मोदी ने जो लक्ष्य तय किया है उसका आधार बहुत पहले से तैयार किया गया था। अब पार्टी सिर्फ कार्यकर्ताओं को उस आधार को परिणाम में बदलने के लिए जगाने की कोशिश में जुटी है। तो वहीं कांग्रेस भी अपनी गारंटियों के भरोसे युवा मतदाताओं को साधने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में अब सवाल यही कि देश का युवा मतदाता अब की बार किसे वोट देगा, किसकी गारंटी पर भरोसा करेगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और सवाल भी यही कि इस बार युवा किसका साथ देंगे और किसकी सरकार युवाओं के जरिए बनेगी। और कहा भी जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार युवा किसके साथ रहने वाले हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से अभिषेक चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही सपा से यूपी प्रवक्ता आरपी राजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार सुमन भटनागर जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा से आप हैं। और साथ ही आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रज्वल शर्मा मौजूद हैं स्टूडियो में। और साथ ही स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सुमन भटनागर जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। और जिस तरीके से इस बार युवा वोटर्स काफी महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्या कुछ आपको लगता है जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो युवा वोटर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी तमाम अभियान चला रही है, कांग्रेस ने भी युवाओं के लिए 5 गारंटियां लाई है और बीजेपी का जो 37 करोड़ तक का टारगेट है पहुंचने का, इस बार वोट शेयर 50% करने का है, कई अभियान भी चलाए गए हैं, कई प्रोग्राम बीजेपी ने चलाए। क्या कुछ आप देखती हैं इस बार युवा का मूड किस ओर दिखाई देता है? बल्कि सामाजिक निर्माण में, आंदोलन में, देश में होने वाले किसी भी जाति के खिलाफ खड़े होने की जो ताकत है उनकी जी, इसमें भी उनकी बड़ी भूमिका होती है जी। आपने देखा होगा जब बिहार से जयप्रकाश का आंदोलन शुरू हुआ, उस समय जयप्रकाश का आंदोलन सबसे बड़ी भूमिका विद्यार्थियों की थी। उन्होंने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि जिसके बाद पूरे देश में एक तूफान आ गया और एक बड़ा बदलाव देश में हुआ। अन्ना आंदोलन
अगर आपने देखा होगा, हाँ। अन्ना आंदोलन में भी युवाओं की भूमिका बहुत बड़ी थी। पूरा दिल्ली में अगर देखेंगे, जब जहां अन्ना आंदोलन में बैठे हुए थे, युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। केजरीवाल युवा थे उस समय, आज आपके नेता भी युवा उसमें बैठे थे उनके साथ जाकर। तो मैं ये मानता हूँ कि युवाओं की आने वाले चुनाव में तो बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, लेकिन सरकारें चुनावों के समय उन्हें समझ बाग जरूर दिखा देती हैं, उनके लिए बड़े बड़े ऐलान जरूर कर देती हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जो हालत होती है, अगर आज अब देखें, मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा की, यहाँ से युवाओं का पलायन हो रहा है। मैं अम्बाला से हूँ, पिछले 5 सालों में 10,000 युवक यहाँ से पलायन करके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और देशों में चले गए हैं। अगर यहाँ की सरकारों ने उनका ध्यान रखा होता, उनके लिए योजनाएं बनाई होती, तो उन्हें पलायन की जरूरत नहीं पड़ती। आज शिक्षा महंगी है, आज पढ़ाई महंगी है, इसलिए युवाओं के लिए जरूरी है कि प्राथमिकता युवाओं की होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि सरकार ने महिलाओं के लिए कहा कि 33% आरक्षण होगा विधानसभा में, सांसद में। एसटी के लिए भी आरक्षण है, बीसी के लिए आरक्षण हो सकता है, युवाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं है? क्यों नहीं सरकार तय करती कि हर संसद में 15%, 10% युवा भी जाएंगे? ये जरूरी है कि आज सारी सरकारें समझ दिखाने के बजाय युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से लें और उनके लिए अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करें वो गारंटी की तरह हों, जो चुनाव के वक्त पूरे हो सके। निश्चित तौर पर हमारे बार भी देखते हैं, चुनाव आते ही लगातार युवा वर्ग हो, महिला हो या फिर तमाम वर्गों को साधने की कहे कि प्रयास भी शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी तरह हम इस बार देख रहे हैं कई प्रोग्राम भी यहाँ पर सरकार ने कई किए हैं, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या तमाम तरीके से, लेकिन देखना यही है कि युवा किसके साथ जाएंगे। आरपी श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ कि सरकारें तो लगातार दावे करती हैं कि युवाओं के लिए हमने बहुत सारा काम किया है, युवा हितैषी हम हैं, लेकिन कितना काम किस सरकार ने युवाओं के लिए अभी तक किया? और इस बार जो युवा है वो क्या आपको लगता है, उनका मूड क्या कुछ है, किस ओर वो जाना पसंद कर रहे हैं? फिलहाल क्या नरेंद्र मोदी की छवि युवाओं को लेकर काफ़ी युवा उत्साहित है? क्योंकि कई ऐसे प्रोग्राम हमने देखे हैं जो पीएम मोदी के कार्यकाल में फिलहाल किए गए हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेकर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कहीं ना कहीं युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की। और कांग्रेस ने जिस तरीके से 5 युवा गारंटी न्याय के जरिए दिए हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कदम कांग्रेस का हो सकता है। सर, क्या आपको दिखाई देता है युवा कहाँ जा रहा है इस वक्त? पूरे देश में 40% से ज़्यादा युवा आबादी है और आप देखेंगे कि पिछले सालों में, मैं ये नहीं मानता हूँ, जब भी कभी ऐसी स्थिति आई है, युवा पढ़ लिख करके रोजगार की तलाश में रहते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, सबसे पहले सरकारी नौकरियां की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा अन्य भी कई संसाधन हैं जिनके माध्यम से उनको रोजी रोटी मिलनी चाहिए। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब चुनाव आता है तो युवा रोजगार की गारंटी आ जाती है। कोई भी दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो लगभग यही प्रयास करते हैं कि युवाओं को कहीं न कहीं से लुभाने का प्रयास करें। अब सवाल ये उठता है कि पिछले सालों में किस तरह से नौकरी कितनी मिली। तो हमें लगता है कि इस चुनाव में युवाओं को आकर्षित तो करने का प्रयास हर दल करते हैं, लेकिन युवाओं की गारंटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। और जब कभी ऐसा आता है, नौकरी देने की गारंटी आती है, अपने अपने मैनिफेस्टो में विभिन्न दल जो है इस बात का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तरह से वो अपने वायदे को पूरा भी नहीं कर पाते हैं और निरंतर बेरोजगारी बढ़ने की बात की जाती है। बहुत सारे आंकड़े हैं। तो अगर युवा आबादी इतनी ज़्यादा है और आपने बोला ना कि लगभग जो है 20 या से 29 साल तक के वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आज सोशल मीडिया बहुत ही प्रभावशाली है, निश्चित रूप से ये दल जो है उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और जहां तक पिछले 10 साल के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल का सवाल है, हमने देखा है कि एक आवाज़ निरंतर उठती रही है कि बेरोजगारी को लेकर के। अब बहुत सारे कार्यक्रम चलाया है प्रधानमंत्री जी ने, जैसे स्टार्टअप चलाया है, मेक इन इंडिया, तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो प्रोग्राम है जो चलाए जा रहे हैं और लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक उतनी स्थिति संतोषजनक नहीं है। जहाँ तक अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा भी कि बहुत सारे युवाओं का बाहर पलायन हो रहा है। आप जरा देखिएगा, ज़्यादातर ये प्रयास करते हैं कि हम भाई किसी एमएनसी में नौकरी कर लें या बाहर चले जाएं। ऐसी जो शख्सियत जो भी युवा हैं, जो यहाँ का एक बहुत बड़ा ब्रेन है, जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की ताकत रखता है, ऐसे लोगों को रोकने की ज़रूरत है, इनको प्रॉपर सुविधा देने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से चाहे जो भी पिछले दिनों में जब भी कभी सत्ता परिवर्तन हुआ है,
चाहे 1977 का चुनाव हो, या बाद में आपने देखा होगा अन्ना हजारे आंदोलन हो, इसके पहले भी कई आंदोलन हुए और युवाओं की काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। तो हमें लगता है कि वर्तमान सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, अगर उसको धरातल पर लाने का प्रयास जहाँ तक किया गया अगर हुआ होगा तो निश्चित रूप से युवा वोटर प्रभावित होगा और वोट करेगा। दूसरी बात, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष लगातार ये देखा जाता है कि विपक्ष भी इस तरह की गारंटी देता है। अभी हमने देखा बिहार में नौकरी देने का 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था राष्ट्रीय जनता दल ने, बाद में गठबंधन की सरकार आई, कुछ नौकरियां दिए लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। तो युवाओं को जो वादा किया जाता है उसे पूरा करने की जरूरत है और इस चुनाव में युवा मतदाताओं की भागीदारी बहुत होगी। अगर कहीं ऐसा लगा युवाओं को कि वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी तरफ जा सकते हैं, अन्यथा जो है जो भी सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार है और जिस तरह के उनके कार्यक्रम हैं, अगर उनसे प्रभावित होते हैं तो एक बड़ा वोटर का एक वर्ग उस तरफ जा सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा, लेकिन आरपी सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि तमाम तरीके से सरकार तो अपना दावा करती है, कितना काम किया गया है, कितना क्या काम किया जाना चाहिए, बेरोजगारी की दर क्या है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सियासी रूप से ये हो जाता है कि कौन सा दल ऐसा है, कौन सा नेता ऐसा है जो युवाओं से कनेक्शन बैठा पा रहा है, वो जुड़ाव कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई दे। तो क्या विपक्ष में फिलहाल वो स्थिति है जो युवाओं से जोड़ पा रही हो, जुड़ाव कहीं ना कहीं कनेक्टेड युवाओं से हो पा रहे हो, या फिर अभी भी नरेंद्र मोदी की छवि, पीएम मोदी की छवि जो बताई जाती है, क्या वो भी अभी कहीं ना कहीं भारी दिखाई देती है? नहीं, देखिए एक बात तो कहना होगा कि पिछले 2 चुनाव में युवाओं ने काफी कुछ जो है रुख भारतीय जनता पार्टी और खास करके पीएम मोदी से कनेक्ट किया। लेकिन सवाल है कि अगर पिछले 10 सालों में अगर उनको हताशा मिली हो या उनको रोजगार पूरा का अवसर नहीं मिल पाया है तो नाराजगी भी हो सकती है। हम ये नहीं कहते, आज भी सबसे दुनिया के मतलब आप समझिए भारत के तो सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और एक जो दुनिया भर में एक तरह से एक परसेप्शन है उनके बारे में कि एक ताकतवर नेता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ताकतवर होने से किसी की रोजी रोटी चलती है, या आप अगर उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं तो भी वोट पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे पिछले दिनों में उदाहरण हैं जब युवा वोटर जो है किसी एक पर्टिकुलर नेता से कनेक्ट होता है और ऐसा नेता जो करिश्माई नेता हो तो निश्चित रूप से युवाओं का जो रुझान उसकी तरफ होती है। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बातें इस बार देखना महत्वपूर्ण होगा। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा और सीधा वैशाली तोमर जी, पहले मैं आपका रुख करता हूं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कई प्रोग्राम भी चला रही है, कई दावे भी किए जा रहे हैं, जिस तरीके से आपने अगर चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो कई अभियान चलाए हैं, उसमें 50% वोट भी आपको शेयरिंग बढ़ानी है, यूथ से बूथ जीतने की रणनीति आपने बनाई है। इसके अलावा पहला वोट मोदी को लेकर आपने प्रोग्राम चलाया और उसके अलावा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेकर आपने प्रोग्राम किया, काफ़ी कुछ असर उसमें होगा ऐसा दावा किया जा रहा है। काफ़ी लोगों तक आप प्रभाव छोड़ सकेंगे ऐसा उस प्रोग्राम के जरिए तो कम से कम दावा किया गया है, क्योंकि अधिकतर जो यूथ है वो सोशल मीडिया आपसे जुड़ा हुआ है और ऐसे प्रोग्राम के जरिए सीधा जुड़ाव आपने करने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये कि जो विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है, लगातार जो पेपर लीक का मामला सामने आया तब विपक्ष ने उस मुद्दे को भुनाया और तमाम तरीके से जो युवाओं को न्याय की गारंटी कांग्रेस दे रही है, ये सब आपके सामने चुनौती रहेंगी। और जो आप अभियान आप चला रहे हैं उससे क्या कुछ आपका टारगेट है, कितना हासिल करने में सक्षम होंगे युवाओं की इन चुनौतियों के बीच में? वैशाली जी। बिल्कुल, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। बात जब युवाओं की आती है, आपने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और युवा को आप उल्टा कर दीजिए तो वायु बन जाता है, और वायु की गति जैसी होगी उसकी दिशा जैसी होगी, ऐसे ही परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने नीतियों की बात की, एक तरफ हमारे पत्रकार बंधु भी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी सही अपनी राय रखी कि जिस तरह से नीतियां चलाई जा रही हैं, नीतियां योजनाएं जिस तरह से चलाई जा रही हैं, और आप देख भी रहे हैं कि उसका परिणाम भी मिल रहा है, जनता के लिए अच्छे कार्य हो रहे हैं, तभी आज इतने राज्यों में बीजेपी सफल सरकार बना पाई है। और इस करिश्माई नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा जाता है वो क्योंकि वो हर तबके के लिए कार्य कर रहे हैं, हर जाति के लिए कार्य कर रहे हैं, हर धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, सबके राष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, पूरे देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। तभी विदेशों में भी आप देखते हैं कि किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की किस तरह से आज छवि उभर के आई है। बिल्कुल वैशाली जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए, लेकिन मैं चाहता हूं कि जमीन पर क्या हुआ है, आप क्या आंकड़े देंगे, क्या फैक्ट बताएंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी कहती आई है आप युवा पीएम मोदी को पसंद करते हैं, कई काम उन्होंने किए हैं, लेकिन अगर सवाल पूछा जाए वो 5 काम कौन से हैं जो इस सरकार में किए गए हैं, तो क्या कुछ आपके पास कहने को है?
5 काम नहीं, आप 50 काम गिनवा लीजिए। सबसे पहले तो आप उन माओं से मिलिए जाके, जब यूक्रेन से बच्चे आ गए हैं वापस। क्या इस तरह के हालात कभी देख सकते थे? भारत देश की जैसे हालात थे, उन परिवारों से मिलिए कि जब कतर में फांसी की सजा हो गई थी। ऐतिहासिक ये निर्णय है कि जब कतर में फांसी की सजा हो जाती है, आप एक बात बताइए ऋषभ जी, जब परिवार से एक व्यक्ति जाता है तो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। क्या आज तक कभी इस तरह का निर्णय लिया गया है कि फांसी की सजा होने के बाद भी कतर से सैनिकों को वापस बुला लिया जाए? तो ये नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है। आप देखिए कि विदेशों में भी, जब टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, डेवलपमेंट को ले लीजिए, एजुकेशन को ले लीजिए, आर्थिक स्थिति को ले लीजिए, अगर सब चीजों को देखा जाए तो फॉरेन कंट्री को, विदेशों में एक बना हुआ है कि भारत से ज्यादा वहां पर चीजें हैं। लेकिन उसके बाद भी जब कोरोना जैसी महामारी आई तो आप देख रहे थे कि किस तरह से लाशें घर में लगी हुई थी और कोई भी उन्हें देखने वाला नहीं था। तब अन्य सभी सरकारें फेल हो गई, लेकिन एक मोदी जी का विश्वास, उनका कार्य, उनकी तेज गति, तो आप ये कहना चाहती हैं अगर कांग्रेस की सरकार उस समय होती तो वो सारी चीजें नहीं हो पाती, या फिर जिस तरीके से हालात उस समय अगर कांग्रेस सरकार होती या अन्य कोई भी सरकार होती तो इस तरह का निर्णय नहीं ले पाती। जितने मजबूत, शक्तिशाली उनका नेतृत्व है, देश के लिए उनकी राष्ट्रीय भक्ति है, हर व्यक्ति को, हर छोटे से छोटे पक्षी, जीव जंतु, इस हर किसी से उनका प्रेम है, हर किसी के जीवन को बचाने के लिए, सही रूप से चलाने के लिए वो कार्य करते हैं। बुनकरों को देख लीजिए, महिलाओं के लिए देख लीजिए, एक अचार बनाने वाली महिला को भी आज रोजगार मिला है। उन्होंने 10-10 लाख रुपए जो आज रेडी लगाते हैं, कोई भी, सबको स्वावलंबी बनाया है। नौकरी करने के लिए इतनी सारी योजनाएं निकाली हैं कि जिनकी कोरोना में भी नौकरी चली गई तो उन्हें रीजॉइन कैसे करा जाए, लेकिन साथ ही साथ वो स्वावलंबी कैसे बने, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, वो किसी और के ऊपर निर्भर ना रहे, उसके लिए उन्होंने इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं, इतने सारे लोन डेवलपमेंट के लिए इतनी सारी चीजें दे रही हैं। आप देखिए 2014 से जिक्र होता है, लेकिन जब विपक्ष सवाल पूछता है तब 2 करोड़ रोजगार की बात करता है, तमाम तरीके से। देखिए ठीक है, आप लगातार बता रही, मैंने कहा था फैक्ट के जरिए आंकड़े कुछ बता पाए आप, तो वो जरूर बताइए। हाँ, मैं बताती हूँ। 2014 से पहले 7 एम्स थे, अभी 22 हैं। क्या उनमें रोजगार नहीं मिलेगा युवाओं को? क्या उससे बनाने में रोजगार नहीं मिला, या उसमें नौकरी नहीं मिली होगी युवाओं को? आप बताइए। और 2014 से पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे, अभी 660 हो गए हैं। तो क्या उनमें रोजगार नहीं मिला या शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा होगा? ये विपक्ष है। देखिए ऋषभ जी, विपक्ष का कार्य ही होता है उंगली उठाना। अगर वो उंगली नहीं उठाएंगे तो विपक्ष कैसा? वो अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस पर ना ध्यान रखते हुए हमारे मोदी जी अपनी ऊर्जा को सही तरीके से लगाते हैं। ना ही वो विपक्ष क्या बोल रहा है इस पर ध्यान देते हैं, वो कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। वो हर विषय पे काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वैशाली जी, देखिए आपने बहुत सहज तरीके से तमाम जो मेरे सवाल थे उनका उत्तर दिया। मैं चाहूंगा, अब समय भी हमारे पास लगातार आगे बढ़ाना है तो चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। और अभिषेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से बीजेपी कहती आई है, जिनका जिक्र वैशाली जी कर रही थी, जिन योजनाओं का जिक्र कर रही थी, खासकर जो तमाम तरीके से युवाओं को लेकर, आत्मनिर्भर बनाने को लेकर जो कदम उठाए गए हैं, तो ऐसे में जो युवा है उनके मुताबिक वो उनके साथ जा रहा है। क्या कुछ आपके काम अभी तक जो आपकी सरकार जब रही वहां पर हुए हैं? और साथ ही जिस तरीके से इस बार नरेंद्र मोदी बड़ा चेहरा भी है, तमाम अभियान भी जुड़े हुए हैं, कम से कम संगठन स्तर पर बीजेपी सफल तो होती दिखाई देती है। जितने भी राज्य विधानसभा चुनावों में वो स्थिति हमने देखी है, तो युवाओं से वो कनेक्शन देखा जा सकता है, वो जुड़ाव देखा जा सकता है। विपक्ष के पास क्या कुछ रणनीति है, आपके पास क्या कुछ रोड मैप या फॉर्मूला है? धन्यवाद ऋषभ जी। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने भी मैम की बात सुनी, मैडम ने ये कहा भारत को बनाने की बात कही, आत्मनिर्भर भारत। हमने आत्मनिर्भर भारत कहा, मैम ने कोविड की बात कही। हमने कोविड का समय देखा, जिस समय कोविड में किस तरीके से भाजपा ने देश से थालियां बजवाई, दिए जलवाए और लोगों की इतनी मौत हुई है, जिसमें पूरी सरकार ने एक तरह से देश को आंख मूंद कर छोड़ दिया गया था। ये बिल्कुल गलत है अभिषेक जी, थाली बजवाना। आप काउंटर ना करें, बीच में मैं अपनी बात रख दूं, फिर आप ठीक है, अपनी बात करिए। बहुत शालीनता से आपकी बात सुनी है। देखिए, मौत के आंकड़े तक छुपाए गए उसमें। वो एक डरा देने वाला एक मंजर था जो हम सबने देखा, और उसमें वैक्सीनेशन को लेकर क्या घोटाले हुए वो भी हम सबने देखे गए। दूसरी बात, मैम ने एक बात कही प्रधानमंत्री जी के लिए, जैसे आपने भी एक चीज कहा कि धरातल पे क्या स्टेटस है। देखिए, मैंने आज तक शायद अपनी अभी तक समय में नहीं देखा कि मैंने कभी नहीं देखा कि महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है अभिषेक जी, जो आरोप आप लगाते हैं सरकार पर, वही सरकार उपलब्धि में तब्दील कर देती है। आप कहते हैं कि कैसे मौतों के आंकड़े छुपाए गए, वही बीजेपी कहती है कि कोविड काल में जो बीजेपी ने किया, जो प्रयास किए, वो शायद कोई और सरकार उतनी ना कर पाती।
नहीं सर, देखिए ऐसे कहने के लिए, देखिए आंकड़े छुपाने की बात तो देखिए अभी इलेक्ट्रॉन बोर्ड बहुत बड़ा इशू चल रहा है, आंकड़े तो उसमें भी छुप रहे हैं। लेकिन वो आप जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, अपनी बात कैसे आप रख पाते हैं, क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, कैसे आप अपनी बात को जो पहुंचा पाए, लोग उससे कनेक्ट करें, क्योंकि तमाम आरोप लगाते आए हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती आई है, लेकिन कितना दम दिखाई देता है। मैं उस चीज को कंप्लीट करता हूं। देखिए अगर हम आज समय की बात देखें, 2014 से लेकर आज 24 चल चुका, उसमें आप ये देखिए कितने बड़े एक स्तर है जो युवा आज बेरोजगार बैठा है, पढ़ा लिखा शिक्षित युवा बेरोजगार बैठा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने तो ये संदेश दिया था देश के युवाओं को कि आप पकौड़े तलिए। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं कि अगर आपका छोटा भाई, आपका बेटा कोई हो और वो ग्रेजुएट करके बहुत अच्छी डिग्री लेकर घूमता है, तो आप उसके लिए क्या सपना देखेंगे कि वो एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करे, एक बढ़िया अच्छी जगह वो सैलरी। लेकिन अगर आपको सुनने को मिले कि आपके जो साथी है, आपके घर में कोई बच्चा है, कोई भाई या कोई बेटा है, वो पकौड़े तलेगा, तो कितना मन आहत होती है कि माँ बाप पैसा लगाकर अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कराते हैं, उसके बाद हमें सुनने को मिलता है देश की सबसे बड़ी पार्टी से ये सुनने को मिलता है जो एकदम सत्तारूढ़ी पार्टी है, आज बहुत अच्छे तरीके से ये कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसका एक ये देखने को बड़ा मन दुखी होता है। हमारे देश हिंदुस्तान में एक तरफ हम देखते हैं कि युवा जो बेरोजगार है, उसने रोजगार तलाश करते करते कितना एक बड़ा परसेंटेज बन चुका है जो युवा आत्महत्या कर लेता है। अभी मैम ने एक बात कही कि उन माताओं से मिली जिनके बच्चे घर आए, मैं कहता हूं कि जब उन माताओं से मिलकर आई कि जिनका एक बच्चा नौकरी के चक्कर में आत्महत्या कर लेता है, जैसे हमने अग्निवीर को देखा कि किस तरीके से ये भी स्कीम लाके बीजेपी ने जब लाके रखी, उसमें कितने सारे ऐसे युवा थे जो न जाने कितने सालों से तैयारी करते हैं नौकरी के लिए, सपना देखते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, और वो एकदम। लेकिन अभिषेक जी, अगर आप देखिए तमाम आरोप लगाते हैं तो इससे मुझे लगता है कि वो जुड़ाव शायद संगठन स्तर पर पैदा ना हो पाए, लेकिन आप क्या फॉर्मूला देंगे? अगर बीजेपी पर आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, आप क्या युवाओं के लिए करेंगे? क्या कुछ रोड मैप फिलहाल आपका है? वो जरा महत्वपूर्ण हो जाता है। सर बिल्कुल रोड मैप देखिए, हर जैसे देश की सबसे बड़ी पार्टी आज कहती है बीजेपी अपने आप को, बीजेपी ने एक ये एजेंडा दिया था, एक ये जुमला कहूं, शब्द कहूं, क्या कहूं, कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एक आंकड़ा पूरा हो पाया है, और मैं कहता हूं देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा स्टैंड लिया है, चाहे वो युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसी भी वर्ग की बात हो, और मैं कहता हूं कि अगर देश में आज इस समय कांग्रेस पर सरकार आती है तो युवाओं के लिए रोजगार खोले जाएंगे। अक्सर ये बात हम कहते हैं, हर जगह ये कहिए, मैं हूं या अन्य कोई भी वो हो प्रवक्ता हो, वो टेलीविजन डिबेट पर हम ये कहते हैं, क्योंकि हमें युवाओं की चिंता है। मैं खुद एक युवा हूं और मैं इस चीज को भली भांति जानता हूं। देखिए महिलाओं के लिए क्या किया गया हमने वो भी देखा, और इस सरकार के लिए ठीक है। देखिए आप अभी भी आरोप लगा रहे हैं, मैंने आपसे कहा था क्या कुछ आपका फॉर्मूला है। ठीक है, वैशाली जी कुछ कहना चाह रही है? बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा जी। अभिषेक जी, बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि आपने एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट में कर देती हूँ। युवाओं की बात करी कि 2014 के बाद आपने इतने लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। मैं छोटे छोटे से पॉइंट बता देती हूँ आपको। 2014 के बाद अभी 2024 तक कितना समय होता है? 10 साल। तो क्या मुझे बता दीजिए, जो कांग्रेस में जो राहुल गांधी जी ने और आप सबने रोजगार उन्हें दिए थे, वो उन्होंने 10 साल में वो सारे घर बैठ गए? यानी कि आपका ये कहने का मतलब है, या वो बच्चे उतने बड़े हो गए कि वो 10 साल में रोजगार के लिए वैलिड हो गए हैं? अब एक पॉइंट तो ये है, मतलब पहले आपने सबको रोजगार दे रखा था, अब जो 10 साल के बच्चे पैदा हुए, 10 साल पहुंचे, उनको बीजेपी रोजगार नहीं दे पा रही है। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि उसमें कोरोना के टाइम पे आंकड़े छुपाए गए और इस तरह से बताया गया। क्या आपने, जब आप हमारे भारत की स्थिति देख रहे थे, क्या आपने विदेशों की स्थिति देखी कि जनसंख्या यहाँ पर कितनी है और वहां पे कितनी कम जनसंख्या होने के बाद भी वहां पर कितने आंकड़े थे? और जबकि वहां पर डेवलपमेंट, एजुकेशन बहुत ज्यादा हाई, यहाँ से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई है। आप देखिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, कितने काम हो रहे हैं, कितने हाईवे के जितने हाईवे बन रहे हैं उनके आसपास रेस्टोरेंट, होटल्स नहीं निकलते, उससे रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या रेडी पटरी वाले हैं, उनको 10-10 हजार रुपए से लेके, मात्र 10 हजार रुपए से लेके 10 लाख तक का लोन उन्हें बनाने के लिए दिया जा रहा है। दूसरी बात आपने कही पकोड़े तलने वाली, कि पकोड़े तलने के लिए कहा जाए। देखिए मैं अभी भी कह रही हूं, जब अगर आप किसी दृष्टिकोण अगर आप अपना बदल लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। हम कोई ठीक है वैशाली जी, आपकी शायद आवाज से यहाँ पर कोई तकनीकी खामी आई है, मैं चाहूंगा उसे दुरुस्त करें। और आरपी राजन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए जिस तरीके से अब अपने अपने दावे बीजेपी के हैं, कांग्रेस की जब सरकार रही उनके अपने दावे हैं कि हमने बहुत सारा काम किया, अभी आप गठबंधन का हिस्सा हैं, क्या कुछ आपका फॉर्मूला है, क्या कुछ आपका रोड मैप है कि कम से कम जो युवा वोटर्स हैं, जो प्रभावी भूमिका है, उन्हें आप साथ लाने में सफल हो सके? देखिए ऋषभ जी, जो आज का टाइटल है, जो आपका विषय है युवा, आपने कहा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वैशाली जी ने भी यही बात कही।
तो हम लोग तो संघर्षों के आदी हैं, समाजवादी हैं। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश का युवा, पूरे देश का युवा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की मार किस तरह से झेल रहा है। अभी आदरणीय वैशाली जी ने कहा कि 2014 के पहले सबको क्या रोजगार ही था, 10 साल में कितना रोजगार दिया जा सकता है, 10 साल के बच्चे को रोजगार। लेकिन आरपी राजन साहब, देखिए मैं लगातार सवाल कर रहा हूँ कि देखो बीजेपी एक चीज तमाम आंकड़े अगर बता रही है, बातचीत कर रही है, हमारे पास ये योजना है, मैं चाहूंगा विपक्ष के पास क्या रोड मैप है, आपके पास क्या रोड, समाजवादी पार्टी का आप कौन से वो काम बताएंगे या कौन सा वो भविष्य में फॉर्मूला बताएंगे जिसके चलते युवा जुड़े? कंप्लीट करने दीजिए, मैं उसी पर आ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के किए गए कामों पर आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में चाहे नेताजी के समय का कार्यकाल हो, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी के समय का कार्यकाल हो, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से रोजगार देने का काम किया था, रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरियां देने का भी काम किया था, रोजगार के साथ सरकारी नौकरियों में रोजगार देने का काम जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 1,72,000 शिक्षा मित्रों को तत्काल परमानेंट करके उनको नियुक्त किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उन शिक्षा मित्रों के साथ क्या हुआ, मोदी की बनारस में रैली थी, मोदी जी ने कहा 3 महीने का समय दे दीजिए, शिक्षा मित्रों से मांगा था कि समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन क्या हुआ, 10 साल बीत गए और उन शिक्षा मित्रों ने, उनमें से कम 7,000 शिक्षा मित्र आज आत्मदाह कर चुके हैं। उनके साथ कौन सा न्याय हुआ? हमने 1,72,000 शिक्षकों की भर्ती की थी, 68,000 शिक्षकों की भर्ती की थी, पुलिस भर्ती करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था, एएनएम की भर्ती करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था, स्टाफ नर्स की भर्ती करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। हम तो अपने काम बता रहे हैं और कामों की बात। तो आरपी राजन साहब, पिछले विधानसभा चुनाव में ये युवा आपकी बातें क्यों नहीं सुन पाए, क्यों नहीं समझ पाए इन बातों को? हाँ बिल्कुल, हम मानते हैं जहां कहीं जिस तरह से युवाओं को, जिस तरह से इस सरकार ने जिस तरह से लेकर के 2 करोड़ के रोजगार देने का जुमला किया था, उस जुमले में युवा आज इस तरह ठगा गया ना, वो युवा ठगा महसूस कर रहा है। जो युवा उस समय 17 साल का 2014 में था, 18 साल का था, आज वो 28 साल का हो गया है। 2 करोड़ रोजगार देने वाले लोग रोजगार नहीं दे पाए। आप ऋषभ जी एक बात स्पष्ट कर दीजिएगा, आपके चैनल के माध्यम से, स्वदेश न्यूज के नेशनल चैनल के माध्यम से, मैं तो उन युवाओं से कहना चाहता हूं, क्या जो 35,000 की वैकेंसी पुलिस की निकलती है, 60 लाख आवेदन होते हैं, तो क्या देश में बेरोजगार नहीं है? 60 लाख अगर आवेदन हो रहे हैं तो ये बेरोजगारी कहां से आ गई? अगर बेरोजगारी इन्होंने दूर कर दी, अगर भर्ती एक तो निकलती नहीं है, निकलती है भर्ती तो उसकी परीक्षा नहीं होती है, अगर परीक्षा भी होती है तो भर्ती पर्चा लीक हो जाता है, पर्चा लीक हो जाता है तो उसके बाद भर्ती निरस्त हो जाती है। ये स्थिति उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बनी हुई है। जो देश का बेरोजगार युवा, ऋषभ जी, इस देश के एक प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है और इसी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर देश का बेरोजगार युवा बेरोजगार दिवस मना रहा है। इससे बड़ा शर्मिंदगी और क्या हो सकती है ऋषभ जी? और सुन लीजिए ऋषभ जी, जो युवा बेरोजगार दिवस मना रहा है वो युवा किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है, वो इस देश के बेरोजगार युवा हैं। इस सरकार ने किया क्या ऋषभ जी? इस सरकार ने सरकारी कॉलेजों को बेच करके महंगाई को महंगा करने का काम कर दिया, बढ़ा दिया शिक्षा को। उत्तर प्रदेश के 31 पॉलिटेक्निक कॉलेजों को उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निजी हाथों में दे दिया। जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज थे उनमें 10,000 12,000 रुपए फीस हुआ करती थी सालाना, आज उसकी फीस निजीकरण होने के बाद क्या हो गई है ऋषभ जी? आप पता कर लीजिएगा, उनकी फीस 1 लाख रुपए हो गई, 10 गुना महंगी हो गई। जो डिप्लोमा 12-15 हजार होगा वो 1 लाख में हो गया। दूसरी चीज, अभी वैशाली जी ने इस डिबेट में कहा कि जो है आंकड़े देने की जो बात की, आंकड़े आप बता दो कितने आंकड़े दिया आपने रोजगार? 2 करोड़ का कहा था, अपना आंकड़ा बता दीजिए। बेरोजगारी का आलम नहीं तो और है क्या? मैंने जो कहा तथ्यात्मक और आंकड़े के साथ आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया था, नेताजी ने काम किया था, और हम तो जब बेरोजगार को अगर रोजगार में जब समय लगता था उसके भर्ती पर्चा भरने के लिए, उसको पर्चा में आवेदन करने के लिए बेरोजगारी भत्ता भी देते थे, जब तक उसको रोजगार नहीं मिल जाता था उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी आगे की शिक्षा के लिए। अपने बात रख लिए। प्रज्वल शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, अब आम आदमी पार्टी का क्या कुछ रोड मैप इस सबके लिए? जो चर्चाएं तमाम सहयोगी दलों ने आपके किए हैं, जो बीजेपी ने इससे पहले तमाम अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, लेकिन आप गठबंधन का हिस्सा, एक प्रतिक्रिया मैं पहले आपकी जान लेता हूं कि आम आदमी पार्टी का रोड मैप है, क्या फॉर्मूला है, उसके बाद क्या कुछ संगठन स्तर पर काम हो रहे हैं, क्या कुछ आपका जुड़ाव युवाओं से है, कितना प्रभावपूर्ण आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कुछ, इसको लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कुछ रोड मैप आपके पास अभी है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में एक अतुलनीय कार्य किया है। मैं अपनी बहन को बता देना चाहता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता जी को, कि जो ये कह रही थी कि समृद्ध देश और हमारे देश के बीच में फासला है, तो शायद इनको मालूम नहीं है कि समृद्ध देशों में शिक्षा मुफ्त रहती है, शिक्षा अच्छी रहती है। आज हमारे देश में शिक्षा पे टैक्स लगता है।
एजुकेशन टैक्स, एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियलों पे टैक्स लगता है। जी। हमारी बहन एक भी आंकड़े वाली बात नहीं बता पाई जिसमें कि कोई ये बता सके कि युवाओं के लिए क्या किया गया। मैं आपको बताता हूँ, पिछले 7 साल में देश में 70 पेपर लीक हुए जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को फर्क पड़ा। मैं आपको बताता हूं कि इस देश की सरकार हरियाणा के युवाओं को इजराइल जब वहां पे जंग हो रही थी तो नौकरी के लिए भेज रही थी। क्यों? क्या देश में नौकरी नहीं बची है? आपको एक जंग से प्रभावित क्षेत्र में युवाओं को भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? स्किल इंडिया का इतना बड़ा शेयर लेकर आए, हजारों करोड़ों रुपया खर्च हुआ उसके प्रमोशन। जब आप ये बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में युवा तमाम जो थे वो कम से कम विदेशों जाने की नौबत पड़ी और उसके बाद फिर सहयोगी दल आपके यहाँ पर आ जाते हैं। आप ही पहले भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर लगाते थे, तो ऐसे में तमाम तरीके से बीजेपी की ओर से तो कम से कम ये बातें देखने को मिलती है। इस पर मैं क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि भाजपा से जब भी कोई सवाल होता है कि आपने क्या पहले किया, भी जिक्र कर रही थी। जी, भाजपा से जब भी पूछा जाता है आपने क्या किया तो भाजपा तुरंत कहती है कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, 2014 में आपको चुनाव देश ने इसलिए जिताया था कि शायद देश संतुष्ट नहीं था, लेकिन अब 10 साल बाद आप ये कहेंगे कि उन्होंने भी नहीं किया था तो हम भी नहीं करेंगे, और वो ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा करेंगे। तो ये तो न्याय नहीं है देश की जनता के साथ, जिसने आपको 2-2 बार देश पे चुनाव जिताकर सदन में भेजा। तो ये देश की जनता के साथ में न्याय नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ न्याय क्या है प्रज्वल जी? कि स्किल इंडिया पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करी गई, इतना खर्चा किया गया, 15% भी सक्सेस रेट नहीं है स्किल इंडिया का। देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनके साथ में इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनमें से ऐसे कितने साथी थे जो किसी सरकारी नौकरी से उठकर सोशल मीडिया का काम कर रहे हो? उन्हें यूट्यूब पर क्यों जाना पड़ा? क्यों? क्योंकि देश में रोजगार की कमी है। ये कह देने से कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत तरक्की हो रही है, जमीनी हकीकत सही साबित नहीं होती है। भाजपा ने आज परसेप्शन को ही रियलिटी बना लिया है। सत्य परिपूर्ण रूप से छुप चुका है। तो जिस दिन देश का युवा ये बात समझेगा, और मुझे पूरा विश्वास है इसी बार समझेगा और भाजपा की शासन को ये जवाब देगा। ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वैशाली जी, क्विक रिएक्शन आपका यहाँ पर। प्रज्वल जी ने तमाम बातें कही हैं, खासकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेकर कहीं। कहाँ सरकारी नौकरी में वो हैं, कहाँ आप दावा करते हैं? वो तो कोई सरकारी नौकरी को लेकर जो आपके दावे हैं, मुझे एक लास्ट चीज प्लीज, एक स्टार्टअप बता दीजिए जो गवर्नमेंट ने फंड किया हो और जो आज देश के टॉप 10 स्टार्टअप में से हो, सिर्फ एक स्टार्टअप। जी, सवाल से पूछता हूँ मैं। वैशाली जी, इसका बस मैं ये देना चाहूंगी कि ये प्रज्वल जी आज अगर घर से बैठकर अपनी इतनी आरोप लगा रहे हैं और अपनी बातें कह रहे हैं, तो ये इसी के माध्यम से कह रहे हैं, बीजेपी की जो सेवाएं दी जा रही हैं उसी माध्यम से कह रहे हैं। हाँ, रिलायंस जियो का नेट भाजपा ने दिया था, बीएसएनएल तो नहीं दे पाई थी ना। जो आप नेट की बात कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि मुकेश अंबानी की कंपनी सरकारी है? आपका सवाल पहुंचा दिया है वैशाली जी। हाँ, अगर स्किल्स डेवलपमेंट की बात हो रही है, अगर आज एक छोटे से छोटे बच्चे का, अगर महिलाओं का, किसी का भी अगर स्किल्स बाहर निकल के आ रहा है तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? उनको रोजगार मिल रहा है घर से, यूट्यूब से आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ये बताइए कि हमने कभी भी बीजेपी के प्रवक्ता ने कभी भी कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगाया। कांग्रेस वाले ही आरोप लगाते रहते हैं। हमारे पास तो इतना कुछ बताने को होता है कि हमें आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, और आरोप प्रत्यारोप से कुछ होगा भी नहीं। प्रज्वल जी, वैशाली जी, उनका जो सवाल था, स्किल्स डेवलप हो रही है, अच्छी बात है। आप तमाम तरीके से सोशल मीडिया पे युवा आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जो दावे आप करते हैं सरकारी नौकरी के, जो दावे आप करते हैं 2 करोड़ रोजगार के, वो कैसे तब्दील आप इन सारी चीजों में हो रहे हैं? आप तमाम बातें कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दावे में आप फेल होते नजर आते हैं। ये बात कहीं ना कहीं विपक्ष का रहते हैं। EPFO पर जाइए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, आप उसको रिटर्न में देखिए, गूगल पे देखिए, जाकर साइट खोलिए कि डेवलपमेंट बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अगर ये बताइए, जब इनके राज में 7 एम्स थे, कई डिबेटें वैशाली जी हुई है कि पिछले 2-3 साल में जो बेरोजगारी की दर थी वो इतिहास की सबसे ज्यादा की बेरोजगारी दर कहीं की प्रतिशत पर पहुंची थी। तो इसको लेकर कई डिबेटें हमने और आपने की हैं, उसको लेकर कई आरोप रहे हैं, तो कम से कम इसको लेकर विपक्ष मुखर होता नजर आया है। जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इतने रोजगार मिल रहे हैं, जिस तरह से
पीएम वाणी योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से, स्टार्टअप योजना के माध्यम से युवा जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, इसीलिए सरकार बनी है। युवा सब देख रहा है, महिलाएं सब देख रही हैं किस तरह से यूपी में किस तरह से पहले बच्चियों को, बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर भी नहीं जाया जाता था। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो इसलिए बेटियां पढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रही हैं, चाहे वो नौकरी है। और ये पेपर लीक का भी मैं आपको बता देती हूँ, ये बीजेपी की सरकार को ठीक है आरपी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। इस तरह की चालबाजी ये लोग करते हैं। बीजेपी के पास इतना समय ही नहीं है कि वो इस तरह की हरकतें करे कि ये पेपर लीक कराने। ये जो चीजें चली आ रही हैं, ये तुच्छ जो राजनीति है पहले से ही इन लोगों की चली आ रही है। आप देखिए, आप कल्पना की बात करते हैं प्रज्वल जी, एक देश को लेकर एक मूवी ही देख लीजिए, तभी आपका सारा कुछ बदल जाना है। क्या जिस तरह से मैं सुमन भटनागर जी के पास आऊंगा, लेकिन एक आरपी राजन साहब कुछ आप कह रहे थे, पहले आपके क्विक रिएक्शन, उसके बाद मैं सुमन जी के पास जाऊंगा। वैशाली जी ने, ऋषभ जी वैशाली जी ने कहा कि बेटियां नहीं पढ़ पा रही, बेटियां पढ़ने लगी हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। आपको बता दूं, शायद वैशाली जी भी बहन है, इनको बहन बेटियों का दर्द बिल्कुल महिला है मालूम होगा। इसी उत्तर प्रदेश में बनारस बीएचयू में क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आईटी सेल के गुंडों ने यूनिवर्सिटी के अंदर रेप करने का काम किया। किस तरह सरकार बचा रही थी, किसी से बचा छिपा नहीं है। पूरे देश में इनके भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन सी हुआ, इनके आईटी सेल के युवा किस तरह से महिलाओं को चीर हरण करने का काम करते हैं। पंचायत के चुनाव में महिला को निर्वस्त्र करने का काम पूरे विश्व में शर्मसार करने का काम किया गया था, उसको निर्वस्त्र कर दिया गया था, पूरे विश्व में शर्मसार हुआ था देश। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के में हो रहा है। तो ये दिख रहा है, ये चीजें भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रही है, लेकिन आज युवा ये चीजें देख रहा है, समझ रहा है, और युवा बड़े उसके साथ युवा मतदान करने जा रहा है। बेरोजगार युवा, जो 60 लाख युवा जिनके ऊपर लाठी चलाने का अभी 4 दिन पूर्व, 15 दिन पूर्व इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाठी चलाने का काम किया है। तो आज जो लड़कियों को साइकिल देने का काम समाजवादी सरकार ने पढ़ाने का काम किया था, बच्चों को कक्षा 6 पास, ठीक है, आप पहले बात कह चुके हैं, ठीक है। सुमन भटनागर जी आपके पास केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुक्त करने का काम किया था। इन्होंने तो कॉलेज को बेचने का काम किया है। 31 ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का आप लगातार आरोप लगाते रहे। मैं आऊंगा वैशाली जी के पास सवालों से पूछूंगा, लेकिन सुमन भटनागर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से अब लगातार हम देखते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा हो, विपक्ष उठाता है, तमाम मुद्दे उठाता है युवाओं से जुड़े हुए, लेकिन जब बात विधानसभा चुनावों की, खासकर जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, या फिर बात लोकसभा चुनाव की हो, ये तमाम मुद्दे विपक्ष क्यों जनता के बीच नहीं पहुंचा पाता है? क्यों युवाओं से जुड़कर वो असर इसका नहीं दिख पाता है जिसकी तमाम बातें, तमाम दावे विपक्ष द्वारा किए जाते हैं? और साथ ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों जो दावे करती हैं, जिस तरह के संगठन स्तर पर प्रोग्राम चलाए जाते हैं, अभियान होते हैं, उसका लाभ निश्चित तौर पर पार्टी को मिलता है। तो क्या विपक्ष की एक ये भी कमी है कि संगठन स्तर पर वो अभियान या वो सक्रियता नहीं देखने को मिलती है? सुमन जी। विश्वास उठता जा रहा है। मुझे लगता है कि जब भी बड़े जाते हैं चुनाव के दौरान या वैसे भी, उन पर उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जाता। वैशाली जी बैठी हैं, भाजपा प्रवक्ता, अच्छा खासा उन्होंने जानकारी अपनी दी है कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है मुद्रा योजना से, स्वरोजगार योजना से। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं समझ आता कि इतनी बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है। आबादी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्यों बढ़ रही है इतनी? आपने देखा पंजाब जो है वो खाली हो गया है। पंजाब का गांव और शहर युवा पलायन कर गए वहां से। हरियाणा में सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा से गांव और शहरों से लोग पलायन करके युवा जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। वैशाली जी ये तो बताएं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोग अपने घर छोड़कर, अपना देश छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर बाहर जा रहे हैं? हो सकता है उनको ज्यादा पैसे मिलते हो, लेकिन यहाँ भी अगर ठीक ठाक रोजगार मिलता होगा उनको तो वो क्यों जाएंगे छोड़कर? हरियाणा हमारा है, हरियाणा में करीब करीब हमारे 40 लाख युवा हैं हमारे पास, और उसमें से 18 से 19 साल में करीब करीब 4.25 लाख युवा हैं। और महिलाएं जो खास तौर पे हमारी हैं वो, उनकी तादाद भी काफी अच्छी खासी है। सरकार को चाहिए, हालांकि अभी हमारे जो सरकार रही है हरियाणा में, उन्होंने एक योजना चलाई थी बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां मिलेंगी। ठीक है, उसमें वो कामयाब भी हुए हैं, नौकरियां भी दी हैं। हरियाणा रोजगार कौशल योजना शुरू की उन्होंने सरकार ने, उसमें काफी लोगों को रोजगार ही मिला है। ऐसा नहीं है कि सरकार को बिल्कुल कोस कर अलग कर दिया जाए, उनके प्रति उनको काट के फेंक दिया जाए। सरकार कोशिश कर रही है, नौकरी मिल रही है, लेकिन जितनी जरूरत है, जितने युवा हैं हमारे,
उनको सरकार नौकरी देने में नाकामयाब है। इसीलिए आज युवाओं में नाराजगी है, आक्रोश है, गुस्सा है। ऐसा न हो इन चुनावों में छोटी सी वो टिप्पणी गुस्सा और संगठन आक्रोश स्तर आपको पर न जो जाए। दल है उनकी जो भूमिका है, सक्रियता है, युवाओं तक पहुंचे, उस पर भी मैं चाहूंगा थोड़ी सी टिप्पणी आपकी, छोटी सी। मेरे से पूछा आपने? जी सुमन जी, आपसे ही सवाल। हाँ, जरा दोहरा दो एक बार। जो संगठन स्तर पर जो तमाम दल हैं उनकी जो भूमिका है, जो सक्रियता है, युवाओं से जुड़ाव है, तमाम मुद्दे हैं, तमाम चीजें हैं, दावे हैं, लेकिन जब बात परिणाम की आती है तो फिलहाल की जो स्थिति विधानसभा चुनाव हमने देखे, लोकसभा में देखें, तो युवाओं का जुड़ाव बीजेपी से दिखाई देता है। युवाओं का इसलिए एक तो युवा बीजेपी का प्रचार बहुत ज्यादा है, बाकी आपको देखा होगा और दलों का प्रचार तो है ही नहीं। अगर योजना को चला भी रहे हैं तो युवाओं तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक देश में नई चेतना जगी है, युवाओं के लिए नई ऊर्जा का माहौल बना है। मुद्रा योजना से उनको फायदा हो रहा है। हरियाणा जैसे छोटे कस्बे में भी नौकरियां दी जा रही है। लेकिन मैंने जैसा कहा, इसके बावजूद जितने युवा हैं उनमें से बहुत कम लोगों को ये सुविधाएं और मिल पा रही है। ठीक है, आपका जो मुख्य पूरे कहें कि इसका सार मुझे लगा कि क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार की भारी कमी है, इसी की वजह से युवा पलायन भी करते हैं। इस पर मैं सवाल एक वैशाली जी से करूंगा, लेकिन आरपी श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम पेपर लीक का ये मामला हो, जब विपक्षी मुद्दे उठाता है, क्या ये मुद्दे युवाओं तक उतने स्तर पर पहुंच नहीं पाते हैं? और साथ ही अगर विपक्ष में तमाम नेता हैं, राहुल गांधी हो या फिर नकुल नाथ हो या फिर सचिन पायलट हो या फिर तमाम और जो युवाओं के चेहरे पर नेता हैं, कि युवा उनको आगे चलकर कहीं ना कहीं समर्थन देगा, उनकी पसंद है? या फिर अभी भी जो सवाल मेरा आपसे पहले भी था कि नरेंद्र मोदी भारी पड़ते हैं और तमाम तरीके से मुद्दे क्यों जनता के बीच में नहीं पहुंच पाते हैं? आरपी सर। देखिए ऋषभ जी, नरेंद्र मोदी भारी पड़ते हैं। निश्चित रूप से जो लोकतंत्र में जो चुनाव जीतता है वही भारी पड़ता है। जो सरकार बना लेता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, संसद में जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही जो है सत्ता चलाएगा। ये सब चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, निश्चित रूप से 2014 में ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास किया था कि जब वो सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो लोगों को नौकरी देंगे। अब 2 करोड़ की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने इस बात की गारंटी जरूर दिया था कि जब सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी। चलिए 2014 के बाद फिर 2019 आ गया, अब 2024 है जो तीसरा लोकसभा चुनाव है। मोदी जी वही हैं जहाँ पर जो बातें करते आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की, मुद्रा योजना शुरू करी, स्टार्टअप शुरू किया, इसके अलावा जो है अन्य कई स्किल इंडिया, तमाम चीज़ें, ये सब प्रयास हैं। मुझे ये लगता है कि अगर बेरोजगारी है तो शायद इन प्रयासों में कहीं कोई कमी होगी, एक बात। दूसरी बात है, सरकारी नौकरियों में आप देखेंगे पिछले सालों में जितने रिटायर हो गए कर्मचारी, उनकी जगह पर भरने का काम है। जब प्राइवेटाइजेशन होता है, जब सरकारी कंपनियों या सरकारी नौकरियों, सरकारी कंपनियों में जो नौकरी नहीं मिले या वो बंद हो जाए, वो जो है वेंचर बंद हो जाए, तो ऐसी दशा में लोग बेरोजगार होते हैं। लेकिन उसका एक अल्टरनेट ढूंढने का कोई भी सरकार प्रयास करती है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी किया होगा, वर्तमान सरकार भी करती है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री, देश का नेता नहीं चाहेगा कि देश में बेरोजगारी हो, लेकिन एक प्लानिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उनकी योजना क्या है, योजना तो बनाते हैं लेकिन अमली जामा कहाँ तक पहुंचा पाते हैं। तो आज भी एक तरह से कहा जा सकता है कि वर्तमान में जब भी चुनाव आता है तो बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो है वो छिप जाते हैं, उसकी जगह पर नए नए मुद्दे आ जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, ये कोई मुद्दा नहीं रहा। उसके जगह पर ये जो दल हैं दूसरे मुद्दों पर चुनाव लड़ने लगते हैं। तो आज ये जरूरत है कि क्या युवा इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है? अगर बेरोजगारी इतनी बढ़ रही, हताशा बढ़ रही है, तो क्या उसका रिएक्शन चुनाव में बैलेट के माध्यम से देगा या फिर वर्तमान सरकार से संतुष्ट है? अगर वो संतुष्ट होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान जो सत्ताधारी दल है उसकी तरफ रुझान होगी। हाँ, इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री जी एक प्रयास करते हैं और इस तरह से लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। आप बेरोजगारी है, महंगाई है, तो भी अगर उनकी कन्विंस करने की लोगों को कन्विंस करने की क्षमता और जिस तरह से अपनी तरफ मोड़ने की क्षमता है, उसकी तुलना में विपक्ष कहीं न कहीं जो है कमजोर है और वो अपनी बात बता नहीं पाता। अगर पूरे आंकड़े लेकर के हम टीवी डिबेट में आते हैं तो ये आंकड़े लेकर के जनता के बीच में नहीं जा पाते और शायद इसीलिए उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते।
आज वर्तमान में जितने आज युवा वोटरों की संख्या ज़्यादा है, अगर कहीं समझ में आया कि वर्तमान सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो वो उसके खिलाफ जा सकता है। और अगर उसको लगता है कि वर्तमान सरकार प्रयास कर रही है, आने वाले चुनाव के आने वाले समय में प्रयास करेगी, तो निश्चित रूप से फायदा सत्ताधारी दल को होगा। हाँ बिल्कुल आरपी श्रीवास्तव से, लेकिन देखिए जब बात इस पर सियासत होती है और सियासी अगर सवाल जवाब होते हैं, हम लगातार देखते हैं कि फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर तमाम अभियान चला रही है, तमाम सक्रिय दिखाई दे रही है, जनता के बीच जा रही है, तो जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है कि हमें तो भाई साहब कांग्रेस कहती है कि हमारे पूरे खाते फ्रीज कर दिए हैं, हमारे पास फंड की कमी आ गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप सियासी वार पलटवार की स्थिति भी देखते हैं। उसकी वजह की संगठन स्तर पर जो विपक्षी दल हैं जो आरोप वो लगाते हैं वो उतने सक्रिय ना होने के पीछे। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात सच है कि उनके पास एक कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है, उनके सदस्य संख्या भी बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरे दल जो है निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी तुलना में काफी पीछे हैं। सवाल ये उठता है कि एक पार्टी कार्डर बेस है, दूसरी पार्टी मास बेस है। अब कार्डर बेस पार्टी जो आप बोल रहे हैं कि जगह जगह बातों को पहुंचाना, तो निश्चित रूप से सफल हो रहे हैं। और उस सफलता का एक कारण ये भी है कि इनका नेता प्रधानमंत्री जी एक तरह से एक ऐसे नेता है, एक सर्वमान्य नेता है उस पार्टी के, जिनकी बातों को नीचे तक लोग कनेक्ट करते हैं, जबकि अन्य दलों में ऐसी स्थिति नहीं आती है। और आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में चुनाव में जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है, आप खर्चे की बात करें, खाते फ्रीज होने की बात करें, चुनाव में पैसा लगता ही है। और अगर इस तरह से किसी पार्टी का फंड जो है फ्रीज हो जाएगा तो उसको थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन उसके अलावा भी जनता भी फैसला करती है। और हमने 1977 में देखा है कि बिना किसी संसाधन के बिना किसी उसके एक सत्ताधारी, एक मजबूत सत्ताधारी दल को किस तरह से जनता ने नकार दिया। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है और युवा अगर इस बात की तरफ जाता है तो वो किसी को भी वोट दे देगा, किसी को भी नकार देगा। निश्चित तौर पर देखिए तमाम बातें और जो चर्चा अभी तक हुई है उसका जो कहीं ना कहीं जिस चर्चा में हम जहां तक पहुंचे हैं, अभिषेक जी सवाल मेरा आपसे है कि तमाम जो विपक्षी दल गठबंधन का आप हिस्सा हैं, ज़रूर आप तमाम आरोप लगाते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स हैं, पूरा फंड है उसे फ्रीज कर दिया गया है, फंड की कमी है, तमाम अभियान जिस तरीके से चुनाव में जो तैयारी होनी चाहिए उसमें आप आगे नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन जो कार्यकर्ताओं के जरिए, जो पार्टी के जरिए जो छवि युवाओं तक पहुंचती है, जनता तक पहुंचती है, आप जमीनी स्तर पर कहां तक आप पहुंच पाते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सब में आगे निकलती है। दूसरी तरफ अभी दल बदल की हम स्थिति देखें, तमाम नेता आपकी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तमाम आरोप ये भी आप लगाते हैं कि पूरी कांग्रेस वहां पर कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है, लेकिन जो छवि जाती है वो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी आगे निकल जाती है, तो इसका भी एक फायदा बीजेपी को मिलता है। तो मेरा सवाल ये कि संगठन स्तर पर आप कितना जुटा पाते हैं, वो तो आप कार्यकर्ता जो तमाम है, कितना आप युवाओं के बीच पहुंच पाते हैं, उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम आपके पास हैं? सबसे पहले एक बात कहूंगा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा करते रहे और उन्होंने पूरे देश में पैदल चलकर लोगों के साथ संवाद किया, चाहे वो उसमें युवा वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, सभी के साथ उन्होंने एक कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चले और उनकी परेशानियों को सुना। तो उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट मैं कहता हूं कि वो मिला है। और उसकी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चली है उसमें भी ये हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसको देखकर मिल रहा है। ठीक है, समय की कमी है, संक्षेप में अभिषेक जी सर 10 सेकंड में। दूसरी बात आपने जो बात कही कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में चले जाते हैं, देखिए ये आना जाना ये बहुत सिंपल चीजें लगा रहता है। जाने वाले को टाटा, आने वाले को वेलकम है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के आज कांग्रेस में आए हैं, तो ये तो देखिए जिसकी जगह खाली हो रही है, नए लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, समय हमारे पास समाप्त हो रहा है। वैशाली जी, क्विक रिएक्शन आपका। जी बस मैं तो इतना कहना चाहूंगी, कांग्रेस के अभिषेक जी ने बड़ी तारीफ की आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में कि न्याय यात्रा के माध्यम से वो जोड़ रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि सोनिया गांधी जी अपने अगर कार्यों से ये लोग इतने खुश थे, तो सोनिया गांधी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इतने सालों से वो वहां है और सत्ता में है, सत्तारूढ़ पार्टी होने के बावजूद भी वहां पानी जैसी एक समस्या से लोग परेशान थे। मैं खुद लोगों से मिलूं, वो भी एक समस्या मोदी जी ने, वहां घर के नल तक पानी तक ये लोग नहीं पहुंचा सके। आप अपनी एक छोटी सी रायबरेली जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और आज हालात ये हैं कि वो खुद छोड़कर उन्होंने राज्यसभा का राजस्थान से दमन थाम लिया है। तो इससे बड़ा और क्या ही सबूत दूं मैं कि इन्होंने। देखिए आपके अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं, चर्चा एक बहुत लंबी चर्चा, इस पर गहन चर्चा हो सकती है, लेकिन समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। वैशाली जी बहुत शुक्रिया, अभिषेक जी आपका बहुत शुक्रिया, आरपी राजन जी आपका बहुत शुक्रिया, और प्रज्वल शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके
तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा मिशन है, युवाओं पर फोकस है, लगातार इसको लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष भी यानी कांग्रेस जो मुख्य विपक्ष का चेहरा है वो भी युवाओं के लिए 5 न्याय गारंटी लेकर आया है और ऐसे में तमाम तरीके से युवाओं को लुभाने को लेकर सक्रियता भी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि युवा किस पर भरोसा करेगा। तमाम मुद्दे हैं कि विपक्ष उनको उठाकर उनसे जुड़ पाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से लगातार अभियान में जुटी है वो सफल हो पाएगी। देखना महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।